स्वागत दोस्तों के साथ आगे सामने मोदियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी की ओर से राहुल गांधी का साथ देते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए नया कैंपेन लॉन्च किया गया है। दोस्तों बताएंगे प्रियंका गांधी कैसे राहुल गांधी के वोट चोरी के उठाए गए सवालों को मजबूत कर रही है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार में परिवर्तन की हुंकार भरते दिखाई दिए हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे एक दिन के अंदर ही 7 विधानसभाओं के एक साथ सभाएं करके आए हैं तेजस्वी यादव दोस्तों, और किस तरीके का जन सैलाब उनके रैली में उमड़ता हुआ दिखाई दिया है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में प्रशांत किशोर की राजनीति के कारण अमित शाह और बीजेपी के लोगों के होश उड़े पड़े हैं दोस्तों। इसके बाद मोदी मित्र बनाकर स्थिति को संभालने की कर रहे हैं कोशिश, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी मणिपुर से वापस लौटे, लेकिन फिर से हुआ मणिपुर के अंदर नया बवाल दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता ने कैसे दिल्ली के चुनाव में अपनी जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से 100% तैयार है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे किए जा रहे हैं दोस्तों। इन्हीं खुलासों को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर अलग अलग जगह पर अभियान चला रही है, और अब प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले पर मैदान में कूदी है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम से जुड़ा हुआ एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम लोग वोट चोरी के मामले पर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खुद सिग्नेचर करते हुए कैंपेन की शुरुआत की है दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि हर एक सिग्नेचर वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा। प्रियंका गांधी इस कैंपेन का चेहरा बनी है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले लग रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी के कारण कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी के नेता जायसवाल और सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को लेकर एक के बाद एक कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर लपेट रहे हैं दोस्तों, उसके बाद से अब प्रशांत किशोर के कारण भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जनसुराज पार्टी से डर चुकी है दोस्तों। बीजेपी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर बार बार बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का मामला हो, या फिर बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन को लेकर सवाल खड़ा किए जाने का मामला हो, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप के मालिकाना हक का मामला हो। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर बैकफुट पर है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि जनसुराज पार्टी के कारण भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो नेता है दोस्तों जिन्हें एक्सपोज किया जा रहा है, इनके कारण बीजेपी के सवर्ण वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो सकते हैं, और यही बड़ा कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है दोस्तों। अमित शाह ने बेगूसराय में बिहार का दौरा किया था, इसके बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में 10,000 मोदी मित्र बनाकर अभियान चलाएगी, ऐसा दावा चल रहा है। ये मोदी मित्र जाकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टा उल्टा बयान देंगे दोस्तों, और तथाकथित जंगल राज को लेकर बीजेपी के सामने झूठी झूठी बातें करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक पहले रहे हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ ना चले जाएं। कुल मिलाकर दोस्तों जनसुराज पार्टी के कारण भारतीय जनता पार्टी भी बुरी तरीके से घबराई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार के अंदर ये एकदम तय हो गया है कि लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त तरीके का माहौल है, चाहे विपक्ष का कोई भी व्यक्ति मुद्दा उठाए, चाहे कांग्रेस उठाए, तेजस्वी यादव या फिर जनसुराज पार्टी के लोग उठाए, घूम फिरकर जनसुराज पार्टी के लोग इस पूरे मामले को लेकर एक्सपोज होते जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोगों में डर जो दिखाई दे रहा है ये बिहार में परिवर्तन के संकेत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह जब बिहार में पहुंचे दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने केवल लालू यादव को लेकर निशाना साधा दोस्तों। यानी अमित शाह का पूरा कार्यक्रम लालू यादव के खिलाफ उल्टे सीधे बयान के इर्द गिर्द रहा था, यानी कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव जी को लेकर निशाना बनाएंगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार ना बने और बीजेपी के लोग मेहनत करना शुरू कर दे। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करने से ही मना कर दिया था दोस्तों, और गुटबाजी इतनी ज्यादा देखने को मिली थी कि
एनडीए गठबंधन को कई सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा दोस्तों। और बीजेपी 240 पर इसलिए सिमटी क्योंकि बिहार के अंदर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ छोड़ दिया था और अब विधानसभा के अंदर भी बीजेपी को लेकर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि बाहर से नेताओं को लाकर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचा रही है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान चुनाव कैसे लड़ना है इस पर चर्चा करने की जगह अमित शाह लालू यादव पर निशाना साध रहे थे दोस्तों। उनको लग रहा है कि लालू यादव पर निशाना साधेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि बार बार बीजेपी के लोग अपनी सरकार बनाने के लिए तथाकथित जंगल राज का जाप जपने लगते हैं, जबकि जंगल राज के बारे में जितना भाजपा के लोग दावा करते हैं दोस्तों, उससे बड़ा जंगल राज आज की स्थिति में बिहार में देखने को मिलता है। अगर आप भी मानते हैं कि आज की स्थिति में अगर किसी को बिहार में जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा तो उनके आंखों पर एनडीए का पट्टा पड़ा हुआ है, अगर आप भी मानते हैं इस बात को दोस्तों। और कहीं ना कहीं लालू यादव से बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं और इस बार बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अमित शाह का डर एकदम वाजिब है। तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ा रखा है दोस्तों। तेजस्वी यादव चौथे दिन बिहार के कई सारे जिलों को नापते दिखाई दिए दोस्तों। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं को एक दिन में ही कवर कर डाला। आपको बता दें कि चौथे दिन उनकी यात्रा जिला अतिथि गृह मधेपुरा से निकलती है दोस्तों, फिर सहरसा स्टेडियम होते हुए आगे बढ़ते हुए सहरसा विधानसभा से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा पहुंचती है। इसके बाद महेशी विधानसभा होते हुए रोसड़ा विधानसभा, विभूतिपुर विधानसभा में 3:30 बजे के आसपास मौजूद थे दोस्तों। फिर शाम को 5:30 बजे के आसपास उजियारपुर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। फिर 7:15 बजे के आसपास रात में समस्तीपुर विधानसभा में उनका कार्यक्रम था दोस्तों। और इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल की ओर से साफ साफ बोला गया कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इसलिए मैदान में है क्योंकि निकम्मी भाजपा नीतीश सरकार के अहंकार और अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए सब एकजुट रहना चाहते हैं। ना कोई शक ना कोई भ्रम, बिहार है तेजस्वी के संग। इसके बाद बोला गया कि हमारा नेता कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, बिहार ने ठाना है तेजस्वी की सरकार बनाना है। और इसके बाद और भी कई सारे नारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया दोस्तों। करो पुष्प वर्षा, आ गए हैं जन नेता, और तेजस्वी यादव के रथ पर लोगों ने जमकर फूल बरसाए हैं दोस्तों। इससे पहले मोकामा के अंदर घोड़े पर सवार होकर उन्होंने बीजेपी के नेताओं को ललकारा था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है, और तेजस्वी यादव ने जो 4 केवल दिनों के अंदर इतने विधानसभाओं को कवर कर लिया दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि जब वो ऑफिशियल तौर पर कैंपेन लॉन्च करेंगे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, तब तो और ज्यादा रैलियां ही रैलियां देखने को मिलेगी दोस्तों। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर भी बीजेपी को लगातार लाइन में लगा रहे हैं दोस्तों। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के पढ़ाई लिखाई को लेकर पहले सवाल खड़ा किया था, एजुकेशन के क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल खड़ा किया था, और अब सम्राट चौधरी के ऊपर एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, जो इस बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम बदलने के लिए उतना ही मशहूर है जितना हमारे चाचा गठबंधन बदलने के लिए मशहूर है। उन पर एक बेहद गंभीर आरोप है। कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह की हत्या के मामले जो उनके परिवार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में 6 महीने की जेल की सजा काट कर आए हुए हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ने जेल प्रशासन को और कोर्ट में जाकर अपनी उम्र बताई कि वो 18 साल से कम है, यानी नाबालिग है, तो उनको छोड़ दिया गया, यानी सजा काटा उन्होंने हत्या के मामले पर। यह गंभीर आरोप है दोस्तों। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी जो इससे पहले तेजस्वी यादव को लेकर उल्टा सीधा बोलते थे दोस्तों, आज हकीकत सबके सामने आ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने 6 महीने की सजा हत्या से जुड़े मामले पर काटी है, तो अब भाजपाइयों को अपने मुंह से एक बार भी जंगल राज ताकत जंगल राज के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जंगल राज की बातें भाजपा के लोग ही बोलते हैं और देश के अंदर कोई भी, बिहार में भी कोई भी इस बात पर चर्चा नहीं करता दोस्तों। सबको पता है कि जंगल राज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय स्थापित का राज था, जिसे भाजपा के लोग जंगल राज बताकर एनडीए गठबंधन के लोग बिहार में एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी को उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले मणिपुर के दौरे पर गए थे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी समाज के बहुतायत वाले इलाके चूरा चांदपुर में एक सभा को संबोधित किया था दोस्तों। इसके बाद इम्फाल भी गए थे, जहां पर उन्होंने मैतेई समाज के लोगों को भी साधने की कोशिश की थी दोस्तों। यानी बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि मोदी के रैली के बाद अब माहौल मणिपुर के अंदर शांत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति एकदम उल्टी दिखाई दे रही है दोस्तों। बीजेपी का दावा और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। आपको बता दें कि मणिपुर के विष्णुपुर जिले के अंदर बीते दिन सुरक्षा
बलों के एक वाहन के ऊपर हथियार बंद लोगों के एक गिरोह ने हमला कर दिया दोस्तों, और इस गिरोह के हमले में असम राइफल के एक जवान शहीद हो गए और कम से कम 3 अन्य लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि घात लगाकर ये आतंकवादी बैठे हुए थे और इन्होंने भारतीय सेना के ऊपर हमला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले दो समाज के बीच में आपस में झड़प देखने को मिल रही थी, लेकिन अब भारतीय सेना पर इस तरीके के अटैक से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की पॉलिसी खासकर मणिपुर को लेकर एक तरफा फेल हो रही है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के दौरे के बावजूद अगर मणिपुर में शांति नहीं है तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 474 राजनीतिक दलों पर कड़ा एक्शन लिया है। ईसी ने इन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया है। दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने कहा कि अगस्त से लेकर अब तक कुल 808 पार्टियों का पंजीकरण समाप्त किया जा चुका है। इससे पहले 9 अगस्त को इस प्रक्रिया के पहले चरण में 334 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त किया गया था। 2 महीने में 808 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि बिहार के अंदर ये जो नाम काटे जा रहे हैं, खासकर पार्टियों को हटाया जा रहा है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ते, केवल कुछ वोट काटने के लिए पैसा लेकर काम करते हैं, तो इनको सबक सिखाया जाना भी जरूरी था। ये काम तो चुनाव आयोग ने बहुत सही किया है। अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में डूसू के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन कहे जाने वाले एबीवीपी को 3 सीटों पर जीत मिली दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो 1 सीट जीता है वो कांग्रेस पार्टी ने इनके 3 सीटों के बराबर की सीट जीत ली है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठन एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष के पोस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड के रहने वाले राहुल झांसला ने 29,339 वोट हासिल करके एबीवीपी के गोविंद तंवर को 20,000 के वोटों के अंतर से चुनाव हराया है दोस्तों, यानी सबसे बड़ा चुनाव का अंतर है उनका। इससे पता चलता है कि अगर इनको अध्यक्ष पोस्ट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलता तो ये भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मजबूत उम्मीदवार को हराने की स्थिति में थे, लेकिन संगठन के अंदर जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया गया और इनको उपाध्यक्ष लड़वाया गया जबकि अध्यक्ष का पोस्ट लड़ सकते थे, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं संगठन में कुछ लोग हैं जो संगठन का हित नहीं चाहते हैं, वरना ऐसे नेता को तो सबसे पहले चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए था। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली और वोट चोरी की सच्चाई लगातार लोगों के सामने रखने के प्रयास किए हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो दावा किया, खासकर अलंग विधानसभा सीट को लेकर दोस्तों चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछे, तो इस पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ओर से जवाब देने की जगह उनका फैक्ट चेक करने की कोशिश की गई दोस्तों, जिस पर राहुल गांधी ने फिर जवाब देते हुए कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को बचाता रहा। यही है चौकीदार वाली बातें, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, तो उसी पर राहुल गांधी का यह निशाना है दोस्तों। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर अभी चुनाव आयोग की ओर से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है दोस्तों। बीजेपी के लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूछा जा रहा है सवाल चुनाव आयोग से तो बीजेपी के लोग जवाब देने के लिए क्यों इतने उत्साहित दिखाई देते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वालों को जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि बीजेपी वालों को चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार करना चाहिए, और जब चुनाव आयोग इस पर कुछ बोले तब जाकर भाजपाइयों को उस पर कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले किसी अथॉरिटी में तो है नहीं दोस्तों। भाजपा वाले जो भी आएंगे तो उल्टी सीधी बातें बोलेंगे कि देश में दंगे करवाना चाहते हैं, देश की हालत खराब करवाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। इस तरीके के कुछ भी बोल बोलकर राहुल गांधी के सवालों को टालने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी के लोग केवल सवालों को टालेंगे दोस्तों। असली जवाब अगर कोई दे सकता है तो चुनाव आयोग दे सकता है, इसीलिए भाजपाइयों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार करना चाहिए, जैसा राहुल गांधी भी कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि आखिर क्यों बीजेपी वाले चुनाव आयोग की जगह जवाब देने के लिए सामने आ जाते हैं। इसी के साथ में बिहार के भागलपुर के अंदर एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर पहुंचे थे दोस्तों। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनको जल्दी से जल्दी चिकित्सकों के पास ले जाया जाता है, यानी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन पूरे बिहार के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है दोस्तों, जिसमें कई सारे केंद्रीय नेताओं को आने के लिए बोला जाता है, और इसीलिए केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर गए थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सब कुछ सही बताया जा रहा है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उच्चतम न्यायालय यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को इस साल मैसूरू दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने के कर्नाटका सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया दोस्तों, और सवाल किया कि राज्य सरकार ये तय करती है कि उन्हें किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। जज विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटका हाईकोर्ट के 15
सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी दोस्तों, जिसमें राज्य के फैसले के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। ये उत्सव 22 सितंबर को शुरू होने वाला है। यानी दोस्तों जो उत्सव हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, राज्य सरकार अपने हिसाब से चीजें करवा रही है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कतें हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जा रहा है जिनका नाम बानू मुश्ताक है, यानी मुस्लिम समाज के हैं दोस्तों। तो ऐसे कार्यक्रम में बुलाने की क्या जरूरत है, यानी दशहरे का कार्यक्रम में बुलाने की क्या जरूरत है? तो इस पर कोर्ट ने करारा जवाब दिया और बता दिया है कि भारत एक सेकुलर देश है, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है। राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला लेती है, उनको रोका नहीं जा सकता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हर चीज में इन लोगों को दिक्कतें ही होने लगी है और इसी से कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, तो दो शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के द्वारा आरएसएस और बजरंग दल को लेकर दिए गए बयान पर अब कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। बेंगलुरु के कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है और मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है दोस्तों। दरअसल ये पूरी अपडेट है चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने कहा था कि ज्यादातर जो अपराध होते हैं वो आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किए जाते हैं, यानी अपराध में बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े हुए लोग ज्यादा शामिल होते हैं। उनके इस बयान को लेकर दोस्तों ये कार्रवाई की मांग की गई थी। आपको बता दें कि कंप्लेन को रिजेक्ट करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के.एम. शिव कुमार ने कहा कि ये विधानसभा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर इस पर कोई कार्रवाई करनी है या कोई एक्शन लेना है तो जरूरी है कि विधानसभा के अंदर वो पूरा डिस्कशन हो, यानी असेंबली के अंदर डिस्कशन हो सकता है। प्रिविलेज से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने रास्ता दिखाया है कि कैसे कार्रवाई की जा सकती है, अगर कुछ कार्रवाई हो सकती है तो, और उसके बाद अब याचिकाकर्ता को विधानसभा में जाना चाहिए, यहाँ कोर्ट में नहीं आना चाहिए। जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की क्लीन चिट मिलने के एक दिन के बाद शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने इस पर कई सवाल उठाए दोस्तों। मोडानी घोटाले के सभी परतों की जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह बाजार नियामक की जांच की सीमाओं से कहीं आगे फैला हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता और महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोडानी घोटाले की सभी परतों की जांच करना जरूरी है। हमने अपनी 100 प्रश्नों की जो सूची बनाई थी, जिसमें रखा गया था कार्यक्रम का नाम कि हम अडानी के हैं कौन, उसमें सवाल उठाए थे, वे अब तक अनुत्तरित है, यानी उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने जो 100 सवाल पूछे थे दोस्तों अडानी ग्रुप से जुड़े मामले को लेकर, फिर से उसका लिंक देते हुए बीजेपी वालों से सवाल पूछा जा रहा है कि इसका जवाब देकर दिखाओ तब माने, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मुद्दे को अपनी जीत बताने लगते हैं दोस्तों। और जयराम रमेश ने बोला कि हमने 100 प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दे दो तब मानेंगे कि आपने इस पूरे मामले पर सही से जवाब दिया है, वरना तो अडानी से जुड़े मामले पर बीजेपी के लोग बैकफुट पर रहते हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि कुछ भी इधर उधर से कोई खबर आ जाए तो उसे पकड़कर बोल देंगे कि देखो अडानी को यहाँ क्लीन चिट मिल गया, वहाँ क्लीन चिट मिल गया, लेकिन हकीकत सबको पता है। साथ साथ दोस्तों बिहार के कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाने वाले तारिक अनवर से एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आप बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी उसमें क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने पहले ही कांग्रेस पार्टी के आला कमान को कह दिया कि सीटों के बंटवारे को लेकर नेतृत्व जो भी फैसला लेगा मुझे वो पूरी तरीके से स्वीकार है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर मेरी कोई मांग नहीं है, इसलिए मैं बैठक में गया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नाराज हूं, और ये बात एकदम सही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की बड़ी भूमिका है बिहार के चुनाव में। ऐसे कई और लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक अच्छी स्थिति में पहुंचा सकते हैं। सभी लोगों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है दोस्तों। पार्टी ने अपना प्रभारी जिन्हें बनाया है वो सबको साथ में लेकर गुटबाजी खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और सफलता भी उनको मिली है। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। साहेबगंज विधानसभा सीट वीआईपी के पास रहेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारा था, 2025-2030 में भी हमारा रहेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी के जो भावी विधायक प्रत्याशी थे उनका अब क्या होगा। ऐसे कई सारे सीट है दोस्तों जहां पर ये सारे मुद्दे सॉल्व करने हैं, और इसके लिए ही लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति में पीके ने एक और बड़ा धमाका किया है दोस्तों। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को लेकर कहा कि मंगल पांडे जी कहते हैं कि फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए अपने पिता से उधार लिए थे, लेकिन सवाल यह है कि 2019 और 20 में उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए कैसे जमा हुए, इसे उन्होंने घोषित क्यों नहीं किया। अगर जवाब नहीं मिला तो पीके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पोल खोलेंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने विपक्ष का काम आसान किया हुआ है। विपक्ष के जो सवाल
सवाल है दोस्तों, प्रशांत किशोर उसे गहरे तरीके से उठाते हैं और डिटेल में रिसर्च के साथ में उनकी बातें सामने आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए गठबंधन के लोग इतने दिनों तक सत्ता में केवल इसीलिए रहे दोस्तों कि बार बार केवल एक ही बातें बोलते थे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, और समीकरण इनके पक्ष में था। लेकिन अब जिस तरीके से इनको जमकर एक्सपोज किया जा रहा है दोस्तों, वो दिन काफी नजदीक है जब एनडीए गठबंधन को बिहार में टाटा अलविदा बाय बाय बोला जाएगा और धीरे धीरे करके एनडीए गठबंधन वालों के नेता धीरे धीरे एक्सपोज होते जा रहे हैं दोस्तों। लोगों को पता है कि अब कैसे ये लोग अभी तक सरकार चला रहे थे सुशासन के नाम पर, कैसे नेताओं के अकाउंट में जमकर पैसे आए, पैसे गए, कई जगह प्रॉपर्टी खरीदी। और अगर आप भी मानते हैं कि सारी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।